हेलो दोस्तों, मैं राखी आज एक नई कहानी के साथ। मैं उस कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि उस रेत की है जो घर नहीं बनाती है। दरवाजा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मैम साहब याद कर रही है। मैम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ के सेक्रेटरी। मन में खींच भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त में बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है, आप शाम को बात नहीं कर सकती, मैंने धीरज संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियों ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था ना हो जाती तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में ही बोल उठी। अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैडम, आपने इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं है पर अपने आप को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव आया। कुर्सी पर सीधा बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव नहीं बदला। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं और यह भी इस किसी मामले के नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वह सही है और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है? यह नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने में क्या क्या उस वक्त गुस्से में बोलती गई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई यह पढ़ने की स्थिति मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी मैं ठहरना अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसकी आभारी हूँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतस्तल अतव्यस्तता हो उठा। मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो उठा कि ऑफिस जाने की इच्छा ही नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे लौटी और जो चीज हाथ आई उसे उठा उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर आसपास फर्श पर चीजें बहुत बुरी तरह बिखर गई। सच तो यह था कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, यह मैं भूल गई थी। उधर गए बिस्तर के सिरे में एक नन्हा सा रुपहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले बाल सफेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा। शुद्ध मन में आद्र हो आया, आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रुपहले प्रेम में मरी हुई एक भोले चेहरे की यह तस्वीर हाथ में उठा लूं। क्षोभ का वह उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्रित करती रही। लेकिन ऐसा लगा जैसे जैसे मैं अपना सामान इकट्ठा करती हूँ जाती हूँ, मन की गांठें बिखरती जाती है। जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरे चीज के साथ अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परित्यक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोड़ क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से अलगाव भी स्वीकार करना होगा।
दूसरा कोई उपाय नहीं। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं, यह नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प्रभाव वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविड के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुंचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी यह टैक्सी से उतरी ही थी कि मैं लपक कर उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि यह टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद कुछ पूछे कि इसके पहले ही मैं झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर की बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई। कुमुद परेशान हो गई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे। एक बड़ी कोठरी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मैं मन से निकाल के महलों से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच न सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सज गई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का पहला वह स्मृति घर को छू जाता, जिसे कभी मैंने शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया, नीलकमल उगा उगा कर अपने हाथों से सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थीं। यह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। क्या हुआ, कैसे हुआ हमारे साथ, यह जानने के लिए सुने अगला पार्ट।